Hello friends, welcome to my channel EcoMaster, and today we are going to learn about Class Economics Chapter 2 Central Problems of Economy। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो पहले क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखेगा। इससे पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी, फिर आपको ये थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। उसमें हमने जाना था इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, बेसिक्स उसके बारे में समझा था। तभी जो है आपको इसके बारे में और डिटेल में समझ में आएगा। So let's go with the chapter 2 central problems of economy। इसमें पहला टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है। अगर हमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना तो उससे पहले समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है। इसमें ये भी डिटेल में जाएंगे इस टॉपिक में कि व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्यों है, उनके पीछे का रीजन एंड ऑल। दूसरा टॉपिक रहेगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तीन बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है मेन। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या चीजें प्रोड्यूस की जाए, कैसे प्रोड्यूस की जाए और किसके लिए बनाई जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना चाहिए हमें, उसके बारे में जाएंगे। प्रोड्यूसर्स ऐसे गुड्स बनाना चाहेंगे जिससे जो है उन्हें प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। हाउ टू प्रोड्यूस, क्या टेक्निक यूज की जाए। दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो कंट्रीज यूएस एंड इंडिया। पॉपुलेशन किस में ज्यादा है, वी ऑल नो इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। अब किसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, पैसे किसके पास ज्यादा है, यूएस के पास। तो यूएस के पास पैसे बहुत ज्यादा है तो वो मशीनरी वगैरह यूज कर सकती है, उसके पास लेबर कम है। हमारे पास इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, लेबर ज्यादा है। तो सस्ती चीजें, लेबर जो है सस्ती कहाँ पड़ेगी, इंडिया में सस्ती पड़ेगी क्योंकि उसके पास बहुत सारी लेबर अवेलेबल है। यूएस के पास लेबर कम अवेलेबल है तो वो मशीनरी ज्यादा यूज करेगी। तो लेबर वाली टेक्निक, जहां पे ज्यादा लेबर लगे वो टेक्निक्स कौन यूज करेगा, इंडिया। जहां पे ज्यादा मशीनरी की यूज हो क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज भी काफी अच्छे हैं, पैसे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लेबर की कमी है। अगर वो ज्यादा लेबर लगाने की कोशिश करेगी, इंडिया की तरह मशीनरी कम यूज करेगी, तो उसको ही नुकसान होगा, उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, लेकिन इंडिया को लेबर ज्यादा लगाने पे सस्ता पड़ेगा। तो दैट्स द टू डिफरेंट थिंग्स। हाउ टू प्रोड्यूस, बेसिक चीजें जिनसे हम निकाल सकते हैं, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस में आ गया क्या गुड्स बनाए जाए। फॉर whom टू प्रोड्यूस में आ गया वो गुड्स किसके लिए, कौन से गुड्स बनाए जाए, किसके लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, रिच के लिए बनाए जाए या पुअर के लिए बनाए जाए। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, हम मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग बिल्कुल नहीं खरीद सके हुए। वो आते हैं करोड़ों में जाके, जैसे बहुत महंगी महंगी जो गाड़ियां होती है, लेमो ले लो, एक सिंपल सा एग्जांपल। तो वो रिच लोग ज्यादा खरीदेंगे तो उनके लिए बनाई जाए, या कुछ गुड्स हमारे लिए, जैसे थोड़ी सस्ती गाड़ियां हो गई, वैगनार हो गया, या थोड़ी सस्ती सीडेंस हो गई मिडिल क्लास लोगों के लिए, या बाइक्स हो गई जो ज़्यादा महंगी नहीं है, हम लोग खरीद सकते हैं, हमारे बजट में है। तो वो चीज़ आ जाएगी फॉर होम प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना चाहिए उस। ये कुछ प्रॉब्लम्स है तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकल सकता है यहाँ पे। तीसरा टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। ये जो प्रॉब्लम्स है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अलग अलग इकोनॉमीज में उनका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। अब पहले मैंने आपको जैसे बताया, इससे पिछली वीडियो फर्स्ट चैप्टर पे थी, उसमें बताया था इकोनॉमीज, डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज होती है। बेसिकली जो है मेजर तीन टाइप की इकोनॉमीज होती है। एक मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया है, एक जो है फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, एक जो है सेंट्रल इकोनॉमी या गवर्नमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे सारी गवर्नमेंट होती है, सब कुछ वही प्रोड्यूस कर रही होती है। दूसरा मिक्स्ड, यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। और तीसरा मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे मार्केट फोर्सेस काम करती है, प्राइवेटली चलता है, गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होता ज़्यादा, बहुत मिनिमम सा समझ लो, इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं होता। तो वो फ्रीली ऑपरेट कर रही होती है। उसके डिटेल में आप पिछली वीडियो देखिए, आप और आसानी से समझ जाएंगे। तो तीनों अलग अलग इकोनॉमीज में उनके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे इन प्रॉब्लम्स के, उसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं, पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इसमें हम प्रोडक्शन से, इसका पहला वर्ड है प्रोडक्शन, इससे आप निकाल सकते हैं कि ऐसे कर्व्स, ऐसे डायग्राम्स, ऐसे ग्राफ्स जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन कितनी करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए एंड और किस गुड्स की करनी चाहिए।
तो इससे हम पता लगा सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जाएंगे, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसी के अंदर आएंगे टॉपिक शिफ्टिंग एंड रोटेशन। जब हम ग्राफ बनाएंगे, कर्व्स बनाएंगे, तो उनकी शिफ्ट या रोटेशन के बारे में जानेंगे कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे या मूव ऑन करेंगे वो कर्व्स। उनकी बेसिक प्रोपोजिशंस जानेंगे कि इनके बारे में क्या क्या प्रोपोजिशंस रखी गई है बनाने के लिए एंड ऑल। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट आपको भी पता है डिफरेंट टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, लेबर पे हमने लगाई, लेबर की कॉस्ट हो गई। एडवर्टीजमेंट करी गुड्स की, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गई एंड ऑल। यहाँ पे ये एक टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको सुनने में क्या लग रहा है? अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे किसी चीज की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैंने बहुत सारा अपने काम किया, जो है मास्टर्स करी इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैं अभी भी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। तो ये मैंने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी निकाली है कि कोशिश करूँ बच्चों को पढ़ा के, दैट्स अपॉर्चुनिटी। तो अब जो है कंसेप्ट क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, यहाँ पे बेसिकली इसको हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इतने छोटे में इसको समझा नहीं सकते, तो जब डिटेल में जाएंगे आपको और थोड़ा समझाएंगे। नाउ यू नो द वर्ड मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट इज कॉस्ट। इसी में एक टॉपिक और आएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, यू कैन से। जैसे समझो पहले कॉस्ट जो है 100 रुपए थी किसी चीज की, फिर जो है प्राइसेस बढ़ गए, वो 110 रुपए हो गई कॉस्ट। तो दोनों में चेंज कितना आया? 100 से 110, यानी कि 10 रुपए का चेंज आया, ये हुआ चेंज। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी जानेंगे, चेंज, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में समझेंगे, उसमें हम जाएंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So guys, this is our first topic. What is economic problem? हमने याद है पिछले में मैंने आपको पहले भी बताया, 3 पॉइंट्स बेसिकली, 3 वर्ड्स जो है आपको याद रखने हैं, इकोनॉमी, स्कार्सिटी एंड चॉइस। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस की प्रॉब्लम या फिर कह सकते हैं, और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की जो स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी पहले भी बताया था, आप बेसिकली याद सकते हो वर्ड द कमी, किसी चीज की कमी होना। चॉइस, यू ऑल नो। इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, यानी कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हमारे पास है, कमी है जिन रिसोर्सेज के, उनको इकोनॉमिकली कैसे यूज करें जिससे हमें प्रॉफिट भी हो, कॉस्ट भी कम लगे और अच्छे से जो है सबको पूर्ति हो सके उस चीज की। वी हैव टू मेक चॉइस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब उन रिसोर्सेज को कहाँ पे एलोकेट करें, कहाँ पे लगाया जाए, विद अलग अलग यूजेस होते हैं हर गुड के, हर रिसोर्स के। आप आयरन ही ले लो, आयरन को हम गाड़ियां बनाने में लगा सकते हैं, और भी बहुत जगहों पे आयरन यूज होता है, तो बहुत ही जगहों पे, तो इसके कितने सारे अल्टरनेट यूज है। तो उसको कैसे हम यूज करें जहां से सबको फायदा मिले, बेस्ट यूज उसका निकालना, दैट्स विद द इकोनॉमिक, with a view to max economic gain at individual level and maximizing social welfare। ऐसे उसको यूज करना कि जो है मैक्सिमाइज हो सके हमारा इकोनॉमिक गेन इंडिविजुअल लेवल पे भी, और सोशल वेलफेयर भी हो। पिछली वीडियो में ये आपको बताया था सोशल वेलफेयर क्या होता है, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो। पूरी सोसाइटी का वेलफेयर करना, बेसिकली यही हम सोशल वेलफेयर कह सकते हैं, सिंपल सा वर्ड, नथिंग एल्स। एट द इकोनॉमिक लेवल एज अ होल, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी सबका गेन हो सके और सोशल वेलफेयर भी हो सके, पूरी इकोनॉमी का एक एज अ होल। दीज आर पॉइंट्स। माइक्रो पॉइंट, इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक गेन मैक्सिमाइज करना, एंड मैक्रो पॉइंट, सोशल वेलफेयर ऑफ अ इकोनॉमी एज अ होल। पिछली वीडियो में आपको बताया था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन लार्ज एज अ होल, यू कैन से। सो इट्स बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब यहाँ पे 3 कॉजेज है, ये प्रॉब्लम चॉइस की आती क्यों है। एक तो अनलिमिटेड वांट्स, बेसिक, दूसरा लिमिटेड और स्कार्स मींस रिसोर्सेज, मींस का मतलब रिसोर्सेज यहाँ पे, और तीसरा ऑल्टरनेट यूज। पहला पॉइंट हम देखते हैं अनलिमिटेड वांट्स का। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड नो वन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स फुली।
दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब हम सभी जानते हैं ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है। पहले भी आपको पिछली वीडियो में भी बताया था ह्यूमन वांट्स। आप किसी भी के बारे में भी चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों ही आपको इतनी बड़ी लिस्ट लेके दे देगा कि वो वांट्स कभी खत्म ही नहीं हो सकती। अगर उनको कहो कि तुम्हें सब कुछ फ्री में मिल रहा है, वो तो पूरी दुनिया खरीद लेंगे। यू कैन से दैट। तो ह्यूमन वांट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, और ये बढ़ती जा रही है इन एवरी सोसाइटी एट गिवन टाइम टू टाइम। दीज आर इनमेजरेबल अनसेटिस्फाइड वांट्स। पहले आप जान सकते हैं जो बहुत पुराना टाइम था, वहां पे क्या चलता था? रोटी कपड़ा और मकान, दैट्स ऑल, नथिंग वी वांट। अब तो देखो अभी थोड़े टाइम में टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे लैपटॉप आने शुरू हुए। पहले किसी के पास इतने नहीं होते थे, आज देखो हर बंदा जो है अपने पास लैपटॉप चाहता है, स्मार्टफोन चाहता है। पहले क्या, फोन में सिर्फ कॉलिंग के लिए बात यूज होती थी, तो ज्यादा लोग रखते नहीं थे। स्मार्टफोन आए, इतने लोगों के पास नहीं होता था। अब देखो बच्चे बच्चे के पास स्मार्टफोन है। तो यू कैन से टाइम टू टाइम जो है ये वांट्स बढ़ती जा रही है, इनमेजरेबल है, इनको मेजर कर ही नहीं सकते। ये अनसेटिस्फाइड वांट्स इतनी सारी है जो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। इतनी सारी वांट्स बढ़ चुकी है आज के टाइम में, हमारे चाहते इतनी बढ़ चुकी है। दूसरा, लिमिटेड और स्कार्स मींस या रिसोर्सेज। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड और स्कार्स। अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, रिसोर्सेज हम कहते हैं कि गॉड ने हमें इतना कुछ प्रोवाइड किया है, तो फिर ये स्कार्सिटी क्यों है? इतना सारा सोना जो है, इतना इतना सारा आयरन जो है हमें मिलता है, फिर भी उसकी कमी क्यों आती है? डू यू थिंक? इसके पीछे का रीजन, पहला पॉइंट है अनलिमिटेड वांट्स। एज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड जो हम चाहते हैं, सप्लाई कितना वो अवेलेबल है, थोड़ा डिटेल में पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्यों आती है स्कार्सिटी की? क्योंकि जो हमारी डिमांड्स है, जो हमारी वांट्स है, वो इतनी ज्यादा है कि वो सप्लाई को पूरी नहीं कर पाती। अगर हमारी डिमांड लिमिटेड हो, वांट्स हमारी लिमिटेड हो, जैसे आपको बताया पहले लोग क्या चाहते थे, रोटी कपड़ा और मकान, नथिंग एल्स। अगर इतनी ही हमारी वांट्स हो तो सप्लाई की कमी क्या, सप्लाई तो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वेस्ट में जाएगा, यू कैन से। लेकिन अब वांट्स जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, डिमांड बढ़ते जा रही है और सप्लाई की कमी हो रही है। ओके, मैककेनल सेज, मैककेनल एक इकोनॉमिस्ट है, उसने बताया, उसका कहना है इट्स अ सिचुएशन इन विच देयर इज नॉट इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन वांट्स। तो यही रिसोर्सेज इतने ज्यादा अब कम क्यों हो चुके हैं? क्योंकि हमारी वांट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज की कमी है, नहीं तो रिसोर्सेज इतने कम नहीं है कि हमारे बेसिक नीड्स में भी कमी आ जाए। ओके, दैट्स एंड लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट, ऑल्टरनेट यूजेस। अब इसमें जो है तीसरा पॉइंट ये भी है, रिसोर्सेज की कमी और क्यों आती है? ऑल्टरनेट यूज। क्योंकि हर एक रिसोर्स का अलग अलग यूजेस जरूर होते हैं। जैसे ऑल रिसोर्सेज आर स्कार्स मींस इट हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस। एग्जांपल मिल्क। अब मिल्क ही ले लो, मिल्क से आप मक्खन बना सकते हो, मिल्क से आप चाय बनाते हो, कॉफी बनाते हो, कितने सारे यूजेस हैं मिल्क के। ओके, सो ऑल वांट्स कैंट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू स्कार्सिटी। अब हमारे पास, हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं इस मिल्क को लेके। हमारे पास जितने पैसे हैं, हमने अपने बजट में सेट कर रखा है कि हमने इतने पैसे ही लगाने हैं दूध पे। अब उस दूध से हम क्या बनाए? क्या रोज रोज खीर बना सकते हैं? उसमें चार्जेस ज्यादा लगते हैं। आई नो सबको पसंद है खीर, बट यही चीज है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि इतना दूध हम खरीद सके। इतना दूध अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसके प्राइस ऐसे है कि हम जो है डेली खीर नहीं बना सकते। जो हमें दूध पीते हैं, हम चाय पीते हैं, वो तो सब लोग डेली पीते हैं, लेकिन खीर एक ऐसी चीज है जो कोई डेली नहीं खाता। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, विच टू बी सेटिस्फाइड विच नॉट। ये डिसाइड करना पड़ता है कौन से वांट जो है हमें उसे सेटिस्फाई करना है, कौन सी वांट को नहीं करना। या फिर सोसाइटी हैज टू चूज विच टू सेटिस्फाई फर्स्ट विच लेटर। कौन सी चॉइस ऐसी है जिसको हमें पहले सेटिस्फाई करना है, कौन सी वांट को बाद में सेटिस्फाई करना है। कौन सी ऐसे है जैसे हम डेली यूज, जैसे चाय है उसे हम डेली यूज करेंगे, लेकिन खीर जो है कभी महीने में 1 या 2 बार खा ली।
तो ऐसे जो है हमें डिसाइड करना पड़ता है, चॉइस लेनी पड़ती है कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम पहले सेटिस्फाई करें, कौन सी को बाद में करें, कौन सी को ज्यादा करें, कौन सी को कम करें। तो यही जो है ऑल्टरनेटिव यूसेस के बारे में आता है। हियर कम्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑल्सो। तो यहाँ भी चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। टॉपिक में हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में, होती क्या है और उनके पीछे का रीजन क्या है, कॉजेस क्या है उसके। तो दूसरा हम देखते हैं टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। तो हम दूसरे में, हाँ मैंने जैसे आपको बताया था वो जब हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे कि 3 प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हम जानते हैं, देखो रिच या पुअर, डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड, सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे अमीर हो गरीब हो या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री हो। जैसे इंडिया पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है लेकिन यूएस फुली डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया अंडर डेवलप्ड में आती है, यूएस डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। चाहे दोनों हम हो या वो हो, दोनों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो पहली प्रॉब्लम थी हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में बेसिकली 2 उसके पॉइंट्स आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में खाली यही नहीं आता कि प्रोडक्शन हम गुड्स की कर रहे हैं, चीजों की कर रहे हैं। यहाँ पे टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं। टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं जैसे बोर्ड, इंटेंजिबल जैसे कि सर्विसेज हो गई, जैसे मैं आपको ये पढ़ा के आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सो मैं ये एक तरह से सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें आती है। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाए जिनसे लोगों की सबसे ज्यादा जो है वांट्स, डिमांड पूरी हो सके। ओके, इट अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स आर स्केयर्स इन रिलेशन टू वांट्स। अब हम पहले ही आपको बताया कि जो है रिसोर्सेज है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, बेसिकली ये 3 रिसोर्सेज है, और भी आप डिटेल में जाओगे तो इनको ही खोल सकते हो, नथिंग एल्स। तो इन स्कार्स रिसोर्सेज का यूज करके कौन से गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए जिससे जो है कंज्यूमर की वांट्स सबसे ज्यादा जो है सेटिस्फाई हो सके। अब कुछ हम ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनसे जो है 50% वांट्स सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी कर रहे हैं जिनसे 60 या फिर 70% तक वांट्स जो है सेटिस्फाई हो रही है, तो हम ऑब्वियस ही बात है 70% वाले पे जाएंगे। तो यही हमें डिसाइड करना हो जाता है। सो इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस एज टू विच वांट्स टू सेटिस्फाई एंड विच नॉट। इसी तरीके से हमें फिर डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी वांट्स जो है सेटिस्फाई करे, कौन सी नहीं करे। सो इसी के अंदर 2 फोल्ड डिसीजंस आते हैं जो मैंने आपको बताया, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने चाहिए। एग्जांपल, व्हिच कंज्यूमर गुड्स। आपको पहले इसके बारे में इस वर्ड के लिए जानना पड़ेगा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स होते क्या। कंज्यूमर गुड्स हो गए जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि शुगर, क्लॉथ, कपड़े हो गए, खाना पीना एंड ऑल। और कैपिटल गुड्स में आ गए, एक एग्जांपल से देते हैं उससे आप शायद समझ पाओ, जैसे मशीनरी, ट्रैक्टर्स, ये जो मशीन्स वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सारी जो है कैपिटल गुड्स में आ गई। ओके, तो कौन से गुड्स जो है हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, कंज्यूमर गुड्स जैसे कैपिटल या शुगर, या फिर कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी या ट्रैक्टर्स। और जो है कौन सा इनमें से, यहाँ पे जो चॉइस जो है टाइम के बीच में भी आ सकती है कि इस टाइम कौन सा पीरियड चल रहा है। जैसे अगर वॉर का टाइम चल रहा हो या फिर पीस का टाइम चल रहा हो। अगर वॉर का टाइम चल रहा हो तो ऑब्वियस ही बात है जो हथियार वगैरह बनाने में ज्यादा जो है यूज हो जाएंगे हमारे रिसोर्सेज, जैसे गन्स हो गए, वेपन्स हो गए। और या फिर अगर पीस का टाइम चल रहा है तो हम लोग ज्यादा किस पे खर्चा करेंगे, जो क्लॉथ हो गई, गाड़ियां हो गई, ब्रेड बटर एंड ऑल, नथिंग एल्स। तो इसी से ही हमें पता चलता है कि कौन से गुड्स जो है प्रोड्यूस करना चाहिए। अब आप सोचोगे कि हम अगर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे शुगर या क्लॉथ, तो हमें मशीन या ट्रैक्टर्स नहीं प्रोड्यूस करने चाहिए। करने चाहिए, क्यों, खाली इन्हीं की जरूरत है क्या, उनकी जरूरत नहीं है, जरूरत दोनों की है। लेकिन फिर यहाँ पे पॉइंट आता है दूसरा, इसीलिए कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। चॉइस हैज टू बी मेड अबाउट हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, क्वांटिटी डिसाइड करनी चाहिए। अब मैंने जैसे टाइम पे बताया
वॉर और पीस का टाइम, वॉर के टाइम पे ज्यादा वेपन्स प्रोड्यूस होंगे, दूसरे गुड्स कम प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर पीस का टाइम है तो दूसरे गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, वेपन्स को इतना ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही आता ना पॉइंट, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए। ओके, लाइक हाउ मच कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कितने कंज्यूमर हमें बनाने चाहिए, कितने कैपिटल बनाने चाहिए, क्योंकि जरूरत तो दोनों की है, किसी की किसी जगह पे, किसी की किसी जगह पे है। एग्जाम्पल, इफ एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू मेक मोर क्लॉथ एंड मीट with limited resources with a given period of time, then it will have to produce less machines। लेकिन इस पॉइंट से यही मतलब बनता है कि अगर एक इकोनॉमी चाहे कि वो जो है क्लॉथ, वीट या फिर ऐसे कंज्यूमर कैपिटल गुड्स वगैरह, कंज्यूमर गुड्स जो है ज्यादा बनाए, तो क्या होगा, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट है रिलेटेड टू माइक्रो, यू कैन से एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज, हमारा पैसा लिमिटेड है। समझ लो हमारे पास 1,00,000 रुपए है, अब वो 1,00,000 रुपए एक दिन में, एक सेकंड में तो नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ने में टाइम लगेगा उसको। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास 1,00,000 रुपए है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये हमारा एग्जाम्पल है। तो उससे जो है हमने अगर वीट और क्लॉथ कंज्यूमर गुड्स जो है ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं, पहले हम दोनों पे 50-50% लगा रहे थे, 50,000 कंज्यूमर पे, 50,000 कैपिटल पे बनाने में दोनों को। लेकिन अगर हमें कंज्यूमर ज्यादा चाहिए तो थोड़ा सा पैसा हमें निकाल के कैपिटल गुड से कंज्यूमर गुड पे लगाना पड़ेगा। रिसोर्सेज जो है हमें कैपिटल गुड से निकाल के कंज्यूमर पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रिसोर्सेज बढ़ नहीं सकते, उनको बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, तो दैट्स द पॉइंट। यहाँ पे हमें जो है एक टाइप के गुड्स से रिसोर्सेज निकाल के दूसरे पे लगाने पड़ेंगे, एक को कम करके ही दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही है कि हाउ मच टू बी प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में आप लोग बोलोगे यहाँ पे अगर हम दोनों ही बना रहे हैं तो व्हाट टू प्रोड्यूस का पॉइंट आया ही क्यों। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक टाइप का गुड बना रहे हैं तो दूसरा बिल्कुल ही ना बनाए, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे समझ लो दो तरह की गाड़ियां है। एक पॉइंट है, अभी देखो जो है गाड़ियां बन रही है सीएनजी, पेट्रोल वगैरह, अभी जो है थोड़े टाइम में इलेक्ट्रिसिटी वाली बढ़नी शुरू हो गई। अगर हम फ्यूचर में जाने की बात करें तो देयर कुड बी अ टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी वाली कार्स ही बनना शुरू हो जाए और जो है पेट्रोल, डीजल एंड ऑल ये सब बंद हो जाए। क्या गाड़ियां तो अभी भी बन रही है ना, गाड़ी के टाइप पे आ गया कि कौन से टाइप की गाड़ियां हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए, वो हम बंद कर देंगे, ये वाली बनाएंगे, लेकिन बन तो गाड़ियां ही रही है, कौन सी टाइप बन रही है। तो ये एक एग्जांपल था छोटा सा। तो किसी टाइप का गुड हम बंद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है हर टाइप का गुड थोड़ा थोड़ा बनाना ही है, वो डिपेंड कर जाता है, जैसे इस गाड़ी वाले एग्जांपल से। ओके, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। जब हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने बताया था हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली दो प्रॉब्लम हो गई, जो है हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन कैसे करें, क्या टेक्निक यूज की जाए। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे सेकंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, इट इज कंसर्न्ड विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कैसी टेक्निक यूज की जाए। जैसे मैंने पहले आपको यूएस और इंडिया का एग्जांपल दिया था, यहाँ भी वही एग्जांपल है। एग्जांपल, क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंडलूम्स और बाय मॉडर्न मशीन्स। हैंडलूम्स को यूज करने के लिए हमें ज्यादा लेबर चाहिए, इंडिया में लेबर ज्यादा है तो वो हैंडलूम ज्यादा यूज करे, अमेरिका में मशीन ज्यादा है, लेबर कम है तो वो मॉडर्न मशीन यूज करेगी। इट्स कंसर्न विद डिफरेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट्स इम्प्लाइड विद मोर प्रोडक्शन और लेस कॉस्ट। अलग अलग यूज रिसोर्सेज से जो है ये बेसिकली कंसर्न होता है कि किसके पास कौन से रिसोर्सेज ज्यादा है, किसके पास कौन से रिसोर्सेज सस्ते पड़ते हैं। यही जो है डिसाइड करने पे आता है कि कौन सी टेक्निक यूज करे, दो पॉइंट्स को लेके कि ऐसी टेक्निक यूज करे जिससे हमारी कॉस्ट कम पड़े और प्रोडक्शन ज्यादा हो। जैसे मैंने बताया, लेबर जिसके पास ज्यादा होगी वो लेबर यूज करना चाहेगा क्योंकि उससे उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। प्रोडक्शन किससे ज्यादा हो रही है, जिसके पास टेक्नोलॉजी की ज्यादा नॉलेज है, मॉडर्न टेक्निक्स है, तो वो जो है ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स यूज करने पड़ेगा चाहेगा, क्योंकि उससे उसकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। तो ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ती है जिस जगह पे आपको जो है उसकी कॉस्ट भी कम पड़ रही है और जो है ज्यादा प्रोडक्शन भी कर पा रहे हो। तो यही बेसिकली दो टाइप ऑफ टेक्निक्स है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक।
लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जहां पे किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आप लेबर ज्यादा यूज करते हो और कैपिटल कम यूज करते हो। आपको पहले भी बताया था कैपिटल गुड्स मशीन्स एंड ट्रैक्टर्स एंड ऑल दिस टाइप ऑफ मशीन्स। तो जहाँ पे लेबर ज्यादा यूज हो रही है और कैपिटल कम यूज हो रही है वो है लेबर इंटेंसिव। जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव में जहाँ पे कैपिटल ज्यादा यूज हो रही है लेबर कम यूज हो रही है तो वो है कैपिटल इंटेंसिव। इकोनॉमी मस्ट डिसाइड विच टेक्निक शुड बी यूज्ड इन विच इंडस्ट्री टू गेट मोर प्रोडक्शन और लेस कॉस्ट। तो इकोनॉमी को ही डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक कहाँ पे यूज की जाए ताकि जो है जिससे उन्हें प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और कॉस्ट कम से कम पड़े, यानी कि टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एंड टू मिनिमाइज कॉस्ट। तो ऐसी टेक्निक ही वहां पर यूज होनी चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन की जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिच गुड्स के लिए या रिच लोगों के लिए जैसे लेमो वगैरह, या हमारे लिए मिडिल क्लास या पुअर लोगों के लिए। ओके, विच कास्ट रिसोर्सेज गुड्स फॉर ऑल सोसाइटी कैंट बी मेड एज मच टू द एक्सटेंट दे डिजायर। अब जो है हम स्कार्स रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास है उससे जो है हम लोग जो भी चाहते हैं, सारे लोग चाहे रिच पुअर जो भी लोग चाहते हैं इतना कुछ हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है। जितनी भी एक्सटेंट तक उनकी डिजायर है, जिस भी चीज की वांट है वो हम पूरा नहीं कर सकते। देयर आर टू सेक्शंस बेसिकली रिच एंड पुअर। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितना प्रोड्यूस किया जाए। ये भी याद रखना, जैसे आपको व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 पॉइंट्स बताए थे ना, यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस वाला खाली एक ही पॉइंट नहीं आ रहा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा भी आ रहा है कि कितना प्रोड्यूस किया जाए। अगर हम कोई प्रोडक्शन भी कर रहे हैं रिच के लिए कर रहे हैं पुअर के लिए कर रहे हैं, कितना रिच के लिए किया कितना पुअर के लिए किया। यही मत समझना कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस में ये आएगा या तो खाली अमीरों के लिए बनाया खाली गरीबों के लिए। रिमेंबर दैट। सो यहाँ पे बेसिकली 2 ही सेक्शन है, रिच और पुअर। सोशल जस्ट प्रोड्यूस मोर फॉर पुअर फॉर टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्रमोट इक्वालिटी। अगर हम गरीबों के लिए ज्यादा बनाए, सस्ता सामान ज्यादा बने तो जो है गरीब लोग ज्यादा खरीद पाएंगे उसे। लेकिन अगर सारा ही महंगा महंगा सामान बनेगा तो रिच लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ पे अगर सोशल जस्टिस की बात की जाए तो जो है सोशल जस्टिस से क्या होगा, अगर गरीबों के लिए ज्यादा सामान बनेगा तो वो सस्ता बनेगा, गरीब भी जो है ज्यादा खरीद पाएंगे, ज्यादा गाड़ियां ले पाएंगे। जैसे अमीरों के पास गाड़ियां होती है गरीब भी ले पाएंगे। तो इससे जो है इनइक्वालिटी कम होगी, इक्वालिटी बढ़ेगी। ओके, तो ये पॉइंट आता है सोशल जस्टिस का। वैसे तो आप लोग चाहोगे कि जी सोशल जस्टिस होना चाहिए, इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, इक्वालिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या ये सही है? अभी तक तो आपको यही लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हम आगे देखते हैं, इससे आपको लगेगा कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसके पीछे एक हिडन कॉस्ट भी आती है। क्या है? प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर विल रिमेन लो। अगर वो सस्ता के सस्ता ही सामान बनाते जाएंगे तो उन्हें प्रॉफिट क्या मिलेगा? प्रॉफिट कहां से आएगा? हम गरीब इतने पैसे दे पाएंगे कि उन्हें प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट मिलेगा उन्हें ज्यादा अमीरों से, महंगे गुड्स से। लेकिन खाली प्रॉफिट से क्या फायदा? आप कहोगे नहीं जी वो तो प्रॉफिट कमा के और अमीर से अमीर होते जाएंगे, क्या फायदा, हमें तो इक्वालिटी चाहिए। लेकिन प्रॉफिट की जरूरत क्यों है? देखो, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो लो प्रॉफिट इज इक्वल टू लो इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? एनी आइडिया? जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कंट्री में जो है, अगर समझो हमने अगर जो है इंडिया को बढ़ाना है तो हम लोग तो जो है इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे पैसे। कोई नई नई इंडस्ट्री वगैरह खड़ी करनी है, अब कोई नई इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो हम उसके लिए पैसे दे पाएंगे? कोई ग्रोथ वगैरह करनी है इंडिया की, नई नई चीजें बनानी है तो उसके लिए हम पैसे दे पाएंगे? पैसे तो वही दे पाएगा ना जिसके पास पैसे हो, वही इन्वेस्टमेंट कर पाएगा ना। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वहां पे। और जब उनके पास प्रॉफिट ही नहीं होगा, पैसे ही नहीं होंगे अमीर लोगों के पास, तो वो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे? अब अगर लो प्रॉफिट होगा तो मतलब इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, क्योंकि उनके पास पैसे आ नहीं थे, वो कुछ कमा नहीं रहे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, विच विल लीड टू लो जीडीपी ग्रोथ। इंडिया की ग्रोथ जीडीपी की कम होगी। जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक तरीके से समझ लो पूरी कंट्री की जो है इनकम, आप एक तरीके से समझ सकते हैं।
जीडीपी को कैलकुलेट करने का सबसे इजी तरीका है, कंज्यूमर लोग जो है, हम जैसे लोग कितना पैसा जो है कमा रहे हैं, प्रोड्यूसर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, गवर्नमेंट जो है कितनी प्रोडक्शन करके पैसा कमा रही है, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे हमें कितना पैसा मिल रहा है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे हमें कितना पैसा जा रहा है, दोनों को माइनस करके नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस से हमें कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, उन सबको जब जोड़ लो तो पता चलेगा कि हम लोगों ने सबने कितना पैसा कमाया, हमारी कितनी इनकम आई। बेसिकली दैट्स जीडीपी। अगर हमारी इकोनॉमी विल रिमेन बैकवर्ड फॉर लॉन्ग टाइम टू कम, अगर हमारे पास ये जो है लो प्रॉफिट रहेगा, लो इन्वेस्टमेंट रहेगी, लो जीडीपी रहेगा, तो जो हमारी इकोनॉमी जो है वो काफी समय तक बैकवर्ड ही रहेगी, कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। हम अंडर डेवलप्ड है तो अंडर डेवलप्ड ही रह पाएंगे अगर हमारी इनकम बढ़ेगी नहीं। सो thus there is a problem of choice between GDP growth and social welfare। तो यही प्रॉब्लम आती है चॉइस की कि हमें इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए या फिर सोशल वेलफेयर इक्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। अब इसी में ही इसीलिए जो है हमें ना सारा रिच के लिए ना सारा पुअर के लिए प्रोडक्शन करनी चाहिए, दोनों के बीच में चॉइस लानी चाहिए, कितना कौन सा प्रोड्यूस करे, कितना पैसा जो है हमें जीडीपी ग्रोथ पे लगाना चाहिए प्रोडक्शन, कितनी जो है हमें सोशल वेलफेयर पे लगानी चाहिए। सो दैट्स द पॉइंट। हियर इज आवर थर्ड टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। अभी हमने देखा सेंट्रल प्रॉब्लम्स है क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। मैंने आपको पहले ही बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज आर देयर, मोस्टली 3 टाइप की है, मार्केट, सेंट्रल एंड मिक्स्ड। तो अभी हम देखेंगे कि हर इकोनॉमी में जो है उसका सॉल्यूशन डिफरेंट तरीके से निकलता है। जैसे पहला मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे काम करती है। लोग कितना किस चीज का डिमांड कर रहे हैं, जितना ज्यादा लोग डिमांड करेंगे उतना ज्यादा ही लोगों को बना, जो प्रोड्यूसर्स है वो उस गुड को बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मांग रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी उसकी, तो उनको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। जो चीज मार्केट में महंगी बनेगी वही प्रोड्यूसर्स जो है प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए उन्हें फायदा होगा। सी हियर प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ टू एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट कोई रूल नहीं दिखाती, प्रोड्यूसर्स फुली जो है फ्रीली डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए। सो हाउ दे डिसाइड, तो इसी पे डिपेंड करता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट। जितना ज्यादा किसी चीज की डिमांड होगी वही प्रोड्यूसर जो से प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसके बदले सप्लाई भी अवेलेबल होनी चाहिए उन रिसोर्सेज की। फॉर एग्जांपल लोग किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, अगर उसके रिसोर्सेज ही नहीं अवेलेबल तो वो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस तो करेंगे लेकिन इतना ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। तो प्राइसेस जो है उसी पे डिपेंड करते हैं, जहां जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतना लोग सप्लाई कर रहे हैं, उस पे जो मीट होगी उसी पे प्राइसेस भी डिसाइड हो जाएंगे आपके। थोड़ा इसके बारे में अगर आप फ्यूचर में जाओगे तो और डिटेल में समझोगे कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वर्क कैसे करती है। अभी आप इतना ही समझो, जितना लोग मांग रहे हैं उतना ही प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी हिसाब से चल रहा है, मार्केट फ्रीली चल रही है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। दे विल चूज गुड्स विद हाई प्राइसेस। अब प्रोड्यूसर्स को अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो तो कोशिश यही करेंगे, जो जितना ज्यादा महंगा मिल रहा है वही जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, टेक्निक ऐसी यूज करे या इनपुट्स वगैरह। इनपुट्स वही होते हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, वो ऐसे टेक्निक्स आपको पहले भी बताया, लेबर, कैपिटल, उनमें से ऐसी टेक्निक यूज करे जिसकी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा लो हो। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की उसको मिनिमाइज करना। कॉस्ट कहाँ से आ सकती है, लेबर, लैंड, कैपिटल, रिसोर्सेज जो हम लगा रहे हैं, जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उनसे, उसके अलावा और भी चीजें जैसे एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट हो गई एंड ऑल, तो उन कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ऐसी तरीके यूज करना। एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द बायर्स हु आर विलिंग टू पे मैक्स प्राइसेस। अब उनके लिए यहाँ पे वो कोशिश करते हैं गुड्स प्रोड्यूस करें जहां से उन्हें सबसे ज्यादा प्राइसेस मिल रहे हैं, जहां प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर्स है सबसे ज्यादा पैसे देने को तैयार है। तो बेसिकली आप हमने पहले ही देखा था कि यहाँ पे टॉपिक आ सकता है रिच के लिए प्रोड्यूस करे या पुअर के लिए। तो यहाँ पे ज्यादातर आई थिंक लोग यही सोचेंगे कि जो रिच लोग हैं, जो सबसे ज्यादा प्राइसेस देने को तैयार है, उन्हीं के लिए जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि वही बताया था ना, रिच और पुअर को लेके 2 ऑप्शन आ जाते हैं, सोशल वेलफेयर एंड जीडीपी। तो यहाँ पे वो जीडीपी बढ़ाने पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन सोशल वेलफेयर। सेंट्रली प्लान्ड,
Here decision related to these are taken by central authority appointed by the government of country to maximize social welfare. अब सेंट्रली प्लान में आपको बताया था मार्केट फोर्सेस काम नहीं करती, यहाँ पे गवर्नमेंट का फुली रोल चलता है, गवर्नमेंट की फुल अथॉरिटी होती है। वही जो है आप कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है, जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही होती है, वही डिसाइड करती है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसे प्रोडक्शन की जाए। ओके, हेयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट कंसिडर, यहाँ पे प्रॉफिट को लेके काम नहीं किया जाता, यहाँ पे काम होता है सोशल वेलफेयर को बढ़ाने का। गुड्स मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी आर प्रोड्यूस, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाए जो सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल हो। अब कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बहुत महंगी महंगी घड़ियां है, घड़ियां तो देखो ये मेरी घड़ी भी 1000 रुपए की यही टाइम दिखाएगी, कोई बहुत 10,000 की घड़ी लोगे वो भी वही टाइम दिखाएगी, टाइम तो दोनों सेम दिखा रहे ना, क्यों क्यों उस पर पैसे खर्च करने। तो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए जिनको सोसाइटी की नीड है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, सबसे बेसिक नीड्स हमारी, और भी बहुत सारी चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लाना जिनसे हमारा वर्क एक्सपीरियंस बढ़े, एआई लाना, उससे जो है हमें ही प्रोडक्शन में मदद मिलेगी। तो ऐसी चीजों का यूज करना जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, सोसाइटी के यूज के लिए, हमारी इकोनॉमी के यूसेज के लिए। ओके, अब यहाँ पे जो है गुड्स तो ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं, टेक्निक्स भी ऐसी यूजफुल होंगी, यूज होंगी जो सोसाइटी के लिए फायदे में हो। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इन केस ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूज्ड टू रिड्यूस इट। जैसे कि लोगों के पास नौकरियां कम चल रही है, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड है, तो आप क्या मशीन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज करोगे जहाँ पे मशीन ज्यादा लगती है और लेबर कम लगती है, पहले ही लोग अनएम्प्लॉयड है और तुम जो है मशीनें ज्यादा लगा रहे हो, लोगों को काम करने के मिलेगा ही नहीं मौका, तो फिर इससे जो है नुकसान होगा। तो यहाँ पे जो है ऐसी टेक्निक यूज करना उस टाइम जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जहाँ पे लेबर की ज्यादा यूसेज हो, ताकि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको नौकरी मिल सके, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो सके। तो ये जो है सोशल वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर दोज रेजिडेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड स्टारवेशन, ऐसे गुड्स, यही एग्जांपल में ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाए जो हंगर एंड स्टारवेशन से, हंगर पता है ना आप लोगों को, स्टारवेशन भूखमरी जिनको चल रही है, दिक्कतें आ रही है, उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जाए ताकि उनको परेशानी ना हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी की कमी है, तो उस जगह पे जो है ऐसे सिस्टम बनाए जाए जहाँ से वहाँ पे पानी अवेलेबल हो सके, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी है वहाँ पे उस एरिया में जाए ताकि उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाए। तो ऐसी चीजें यूज की जाए जिससे लोगों का सोशल वेलफेयर हो सके। फालतू की चीजें जिनकी जरूरत नहीं है लेकिन वो बस अपना जो है शौक पूरा करने के लिए लोग चाहते हैं, उनका कम से कम प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। ओके, सो दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको पहले ही बताया था गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, खाली प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ही नहीं, गवर्नमेंट भी, दोनों का मिक्सचर आप समझ सकते हो। इट कंबाइंस मेरिट्स एंड अवॉइड्स डीमेरिट्स ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब आपने मैंने जैसे बताया मेरिट्स जो है ये दोनों को कंबाइन करती है, दोनों के डीमेरिट्स को अवॉइड करती है। अगर आप खाली सोशल वेलफेयर लोगे तो जीडीपी की ग्रोथ नहीं होगी, जो सेंट्रली प्लान्ड का डीमेरिट है। यही बात अगर आप खाली जो है जीडीपी बढ़ाने की कोशिश करोगे तो सोशल वेलफेयर डिक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पे इसीलिए दोनों चीजों को कंबाइन किया जाता है ताकि सोशल वेलफेयर और जीडीपी दोनों को साथ साथ लेके चला जाए। Decisions of what, how to and for whom to produce are taken by market forces as well as on the basis of social consideration। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के थ्रू तो लिए जाते हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए क्या नहीं, लेकिन सोशल कंसिडरेशन को लेके, जैसे अब मार्केट में कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस हो रही है जो हम लोगों के लिए जरूरी है, आप लेके चलो जैसे वीट, लेकिन उनके प्राइसेस बहुत हाई जाए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है उस चीज पे एक कोटा फिक्स कर देती है कि जो है इससे ज्यादा प्राइस नहीं जा सकता, इससे ज्यादा प्राइस आप नहीं रख सकते कहीं भी। ये होता है बहुत बारी जो है सब्जियों के उसमें मार्केट में ये चीज होती है कि इससे महंगा जो है आप जो है नहीं बेच सकते इसको। In certain areas, producers are free to take decision with a view to maximize profits, whereas in certain areas, it's taken on the basis of social consideration। कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ प्रोड्यूसर जो है
अपनी मर्जी से कुछ भी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर वो रिच के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं जितना मर्जी जो है उसका प्राइस हाई रखा जाए, क्योंकि उन्हें पता है अगर ज्यादा जो है रिच लोगों को परेशानी ना हो तो वो जितना मर्जी जो है आराम से कर सकते हैं प्रोड्यूस। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, लेकिन अगर उसी के प्राइस जो है बहुत हाई चले गए, डिमांड उसकी बढ़ती रहे लेकिन उसकी सप्लाई ना अवेलेबल हो, तो उन जगहों पे गवर्नमेंट को एंटर करना पड़ता है, सोशल कंसिडरेशन में आना पड़ता है। यही जैसे आपको बताया था पिछले सोशल वेलफेयर वाले में, सेंट्रल इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करना पड़ता है गवर्नमेंट को, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी पड़ती है, दैट्स द थिंग। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट वेयर एज रेलवेज आर मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में ही एक एग्जांपल है, जैसे प्रोड्यूसर जो है स्टील को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, लेकिन रेलवेज एक ऐसी चीज है जहां पे मोनोपोली है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज सर्विसेज एट नॉमिनल रेट्स सो दैट पुअर कैन अफोर्ड देम। अगर रेलवेज किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दो तो उसके प्राइस इतने हाई हो जाएंगे कि हम लोग जो है गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली ढाल रखी है रेलवेज में, क्योंकि ट्रैवल हर बंदे को करना पड़ता है। हर इंसान के पास गाड़ी नहीं होती, बाइक नहीं होती, और बहुत लंबे लंबे सफर जो है लोगों को करने पड़ते हैं। खासकर जो लोग गांव से शहर जाते हैं, शहर से गांव जाते हैं जॉब वगैरह ढूंढने के लिए एंड ऑल, उनको तो बहुत जरूरत पड़ती है और उनके पास इतना कुछ अवेलेबल नहीं होता। तो रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, उस पर अपनी मोनोपोली रखी है। गॉट एनी आइडिया अबाउट मोनोपोली? यू नो मोनो मीन्स सिंपल, सिंगल। तो मोनोपोली का यही मतलब हुआ कि यहाँ पे एक सिंगल प्रोड्यूसर है लेकिन बहुत सारे बायर्स हैं। बायर्स अनलिमिटेड है लेकिन प्रोड्यूसर एक सिंगल है, तो उसकी उस चीज में मोनोपोली है। तो दैट्स द थिंग। तो इससे आप आई थिंक अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे जीडीपी और सोशल वेलफेयर दोनों को साइड बाय साइड लेके चलना पड़ता है, एंड दैट्स द मिक्स्ड इकोनॉमी, हाउ इट्स प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। ओके, पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी आपको पहले ही बताया, इस पे थोड़ा ध्यान देना, it's an important topic. Production, I know you know what is the meaning of it. So PPC is a curve showing different combination of two goods that can be produced with the available resources on the assumptions. अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है दो कॉम्बिनेशन शोज करता है गुड्स के, दो गुड्स के, कि वो प्रोड्यूस किया जा सकते हैं। इन पे कुछ एजम्पशंस ली जाती है। क्या कि पहला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में, कि जो है साइंटिस्ट के जो लॉज होते हैं वो 100% जो है हर जगह काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें बनाने पड़ते हैं लॉज, उसके लिए कुछ एजम्पशंस ली जानी पड़ती है, तभी ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आपका काम करेगा। पहला, रिसोर्सेज आर गिवन, यानी कि अभी जो है समझ लो हमारे पास 1000 टन जो है रिसोर्स है, तो उतना ही है हमारे पास, ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है। दूसरा, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। दूसरा, जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो पूरी तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, पूरी तरह से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम जो है वेस्ट में जा रहा है, कुछ ना कुछ गलती से थोड़ा वेस्ट हो गया, हर एक रिसोर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे समझो एक लेबर जो है 8 घंटे काम कर सकता है, तो हम जो है पूरा 8 घंटे का 8 घंटे उससे काम निकलवा रहे हैं। ये नहीं कि एक 6 घंटे काम कर रहा है, कोई 5 घंटे काम कर रहा है, कहो लेबर तो काम कर ही रही है लेकिन थोड़ी ना पूरा पूरा टाइम काम कर रही है, तो पूरा जो है एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है उसको। तीसरा, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, यानी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल समझो कि क्लॉथ बनाने के लिए हैंडलूम्स यूज हो रहे हैं, तो हैंडलूम्स ही यूज होंगे। ये नहीं कि अचानक से जो है बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई और जो है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, तो जो यूज हो रही है टेक्निक वही रहेगी, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। तो अगर ये होंगे तो पीपीसी में हम दो गुड्स को यूज करते हैं, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इतना गुड जो है ये वाला प्रोड्यूस कर रहे हैं इन रिसोर्सेज से, दूसरा इतना कर रहे हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे तो बाद में और अच्छे से समझ में आएगा, अभी थोड़ा लेते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री और फ्रंटियर। ये प्रोडक्शन की बाउंड्री भी बताता है, क्यों? क्योंकि इसमें हम रिसोर्सेज को पूरा फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे ज्यादा रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर नहीं सकते, तो मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बता सकता है ये हमें, ठीक है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। इसे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी क्यों कहते हैं?
क्योंकि जो है अगर हम जो है पूरा फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, अगर हमें जो है हमने समझो 50-50% जो है रिसोर्सेज दोनों में लगा रखे हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा लगाने को, यूज करने को। अगर हमें एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो थोड़े से रिसोर्सेज एक से निकाल के दूसरे में करना पड़ेगा। जो हम 50-50% दोनों में यूज कर रहे थे, एक में 40% करना पड़ेगा, एक में 60% रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो एक से निकाल के रिसोर्सेज दूसरे गुड में लगाने पड़ेंगे, तभी जो है एक की बढ़ पाएगी प्रोडक्शन, लेकिन उसके लिए हमें दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ओके, तो इसीलिए जो है एक गुड से दूसरे गुड में ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे रिसोर्सेज हमें। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझो दो गुड्स है वीट, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया दो गुड्स की बात होती है। यहाँ पे जो है वीट, और ये हमें लाख टन में बता रखा है, जैसे ये 100 है तो 100 लाख टन, और क्लॉथ 1000 बेल्स में। जैसे ये 4 है तो ये 4000 बेल्स है, इसका मतलब। इसके थ्रू हम एक ग्राफ बनाएंगे, उससे आपको थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हमने ये बनाया है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया वीट का लाख टन में और क्लॉथ का 1000 बेल्स में। पहला हमारा जैसे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 0,100 का, ये कैसे बन रहा है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस पे जो है हमने लिया है वीट, और एक्स एक्सिस पे ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स, और ये हमारा वाई, और ये हमारी एक्स। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्लॉथ के कॉम्बिनेशन 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 1000 बेल्स, 2000 बेल्स, 3000 बेल्स, 4000 बेल्स। और यहाँ हमने वीट के लिया है 10 लाख टन, 20 लाख टन, 30 लाख टन, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो पहला जब कॉम्बिनेशन है 0,100, यहाँ पे इसका मतलब है हम क्लॉथ पे कोई रिसोर्स नहीं लगा रहे, क्योंकि उसकी वैल्यू है 0। हम सारे जो रिसोर्सेज है हमारे लगा रहे हैं वीट की प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे हम 100 लाख टन जो है वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलो, अब मैंने बताया ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइन क्यों थी, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अब हमने साथ के साथ क्लॉथ भी प्रोड्यूस करना है। पहला तो ये पॉइंट बन रहा है 0,100 जो हमने बनाया, 0 एंड 100। दूसरा हमने जो है थोड़े बहुत क्लॉथ बढ़ाने, जैसे 1000 क्लॉथ बेल्स का बनाना है, तो ये हमने जो है थोड़े रिसोर्सेज यहाँ से निकाले और लगाए वीट पे 100 से 90। पहले हम 100 लाख टन बना रहे थे, अब 90 लाख टन, तो दूसरा पॉइंट बना 1,90। फिर दोबारा हमने क्लॉथ को 1 से 2 करना है, तो यहाँ पे इसको 90 से 70 करना पड़ा। तो तीसरा पॉइंट हमारा बना, ये ए पॉइंट था 0,100, दूसरा बी पॉइंट 1,90, तीसरा 2,70। फिर दोबारा क्लॉथ को 3 करना है, तो यहाँ पे थोड़े और निकाले, तो चौथा पॉइंट डी पॉइंट हमारा बना 3,40, और पांचवा हमारा ई पॉइंट बना 4,0। अब 4,0 पे क्या आया, जब हमने सारी प्रोडक्शन जो है करनी है क्लॉथ की, और वीट में हमें कुछ नहीं लगाना, तो वीट से सारे रिसोर्सेज निकाल लिए, तो अब हम 4000 बेल्स जो है क्लॉथ का बना रहे हैं, और वीट की कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो जब हम ये 5 हमने पॉइंट्स बनाए, इन पांचों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, 0,100, 1,90, 2,72 एंड 70, चौथा डी पॉइंट जो है 3,40, एंड पांचवा हमारा 4,0। तो हमारा ये जो ग्राफ बनेगा, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जो है हमने जब आपको बताया था प्रोडक्शन जो है इस लाइन के ऊपर मैक्सिमाइज होती है, फुल्ली यूटिलाइज्ड है, तो ये जो कर्व है यही हमारा पीपीसी है। इसके अंदर अब एक पॉइंट लेके देखते हैं हमें, जैसे क्योंकि इससे हम समझेंगे अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। हमने जब बोला कि ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल देखो, हम अगर जो है 90 लाख टन जो है वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसके साथ खाली 1000 बेल्स जो है क्लॉथ का प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है जी पॉइंट, ये इससे बाहर है। यहाँ पे ये 1,90 की बजाय 5,90 बोल रहा है, यानी कि आप समझ सकते हो कि क्लॉथ के जो है एक की बजाय 5 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज है? बिल्कुल नहीं। हमने बोला ना रिसोर्सेज आर गिवन, और ये मैक्सिमम रिसोर्सेज है। लेकिन यहाँ पे तो वीट तो उतना ही है 90, लेकिन हम उसके साथ खाली 1 जो है क्लॉथ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम 5 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास, हम इसे अटेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इधर ही रिसोर्सेज मैक्सिमाइज है। एक दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं, पॉइंट एफ।
ये है 1,50, इसको हम इसके साथ लेके चलते हैं। ये पॉइंट है बी पॉइंट 1,90। यहाँ पे क्लॉथ तो दोनों का सेम है 1, लेकिन इधर जो है एफ पॉइंट में हम 50 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन बी पॉइंट पे हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 90। जब हम 1,90 प्रोड्यूस कर सकते हैं, 90 जो है वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 50 क्यों नहीं कर सकते? तो ये कॉम्बिनेशन एफ जो है अटेनेबल है, लेकिन ये अंदर आएगा पीपीसी के ऊपर नहीं आएगा। तो जो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स बनेंगे वो मैक्सिमम है, इससे बाहर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एफिशिएंटली यूटिलाइज रिसोर्सेज नहीं होंगे। जैसा हमने अजम्पशन लिया था कि रिसोर्सेज जब एफिशिएंटली फुली यूटिलाइज होंगे, पूरी तरह से यूटिलाइज होंगे, तभी ये पीपीसी बनेगा। तो इस पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इस पूरी लाइन में कहीं भी हो, वो हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी। ओके, तो दीज आर दी पॉइंट, इसी से हमारा बनता है पीपीसी। इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे, वहां पे हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं, और यही आपको बताएंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस गाइस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पहली प्रॉपर्टीज की ये है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जब भी हम लेफ्ट से राइट आगे की तरफ बढ़ेंगे, ए टू बी पॉइंट, बी टू सी पॉइंट, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड। इसका स्लोप नीचे को जा रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा। इसका रीजन क्या है? जैसे देखो 0,10 है, नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम जाएंगे, इधर से 1 बढ़ाया, लेकिन इधर से ये कम हुआ, तो यहां से ये 1,90 की तरफ गया। सी पॉइंट अगले पॉइंट पे गए 2,70, तो ये फिर और नीचे गया। यही बात अगर हम बी या सी के बजाय जाने के बाद पॉइंट एच पे जाते, पॉइंट एच है 2,100, इधर ये पॉइंट है सी 2,70। इधर जब हम 0 से 2 की तरफ आए, 0,100 से 2,70 की तरफ आए, यानी 2 हमने क्लॉथ को बढ़ाया, तो वीट को हमें 100 से 70 तक कम करना पड़ा। लेकिन अगर हम वीट को जो है 70 की बजाय और बढ़ा दे, 110 तक कर दे, तो इसी इन दोनों पॉइंट को जोड़ने के बाद 1,h ये ऊपर जा रहा है, ये पीपीसी नीचे की तरफ जा रहा है और ये पीपीसी ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ? हमें रिसोर्सेज जो है ट्रांसफॉर्म करने ही नहीं पड़ रहे, एक गुड से दूसरे गुड की तरफ ले जाने ही नहीं पड़ रहे, बल्कि हमारे पास तो और रिसोर्सेज आ रहे हैं, हमारे दोनों ही गुड्स बढ़ रहे हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो पहली प्रॉपर्टी यही है पीपीसी की कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रिसोर्सेज का एक गुड से दूसरे गुड की तरफ। हमारे पास कोई नए गुड्स नहीं आ रहे, क्योंकि रिसोर्सेज आर गिवन। सेकंड प्रॉपर्टी, पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन। You know what's the difference between concave shape and convex shape? ये जो पीपीसी की शेप बनी है, ये है हमारी कनकेव शेप। कनकेव टू ओरिजिन, ओरिजिन होता है हमारा ये पॉइंट 0,0, जहां दोनों गुड्स की प्रोडक्शन 0 है। ये शेप जो है कनकेव है। यही अगर ग्राफ में हमारी शेप कुछ ऐसी बनती, तो ये जो है देखो कन्वेक्स शेप है, और ये जो शेप है ये है कनकेव शेप। अब ये कनकेव शेप ऐसी बनती क्यों है? इसके पीछे का रीजन है, इट क्या है, लेट्स सी। इट मींस मोर एंड मोर ऑफ गुड वाई हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड देन बिफोर टू प्रोड्यूस गुड एक्स। अब हमने ये तो जाना था कि एक गुड प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, थोड़े बहुत उसके रिसोर्सेज शिफ्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, इधर देखो पहले ये 100 से 90 पे हम गए 0 से 1 पे जाने के लिए, तो हमें 10 गुड सेक्रीफाइस करने पड़े। इधर फिर हम जब 1 से 2 पे गए, यहाँ तो हमें एक ही मिला ना दोबारा, यहाँ भी एक ही मिला था, यहाँ भी हमें एक ही एक्स्ट्रा मिला, लेकिन यहाँ हमें पहले 10 ही गुड्स देने पड़े थे, अब 90 से 70 20 सेक्रीफाइस करने पड़े। और आगे चलते हैं, फिर 2 से 3 पे गए, फिर हमें एक ही गुड मिला, लेकिन इस बार हमें 70 से 40 30 गुड्स देने पड़े। जितना हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक गुड से दूसरे गुड पे रिसोर्सेज, वो देखो प्रोडक्शन जो है एक गुड की बढ़ती, जो सेक्रीफाइस है प्रोडक्शन कम होती जा रही है और बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। सेक्रीफाइस रेट हमारा बढ़ते जा रहा है, पहले 10 का सेक्रीफाइस, फिर 20 का सेक्रीफाइस, फिर 30 का सेक्रीफाइस, और फिर यहाँ से यहाँ तो 40 का सेक्रीफाइस, लेकिन मिल हमें कितना रहा है हर बारी एक एक गुड ही एक्स्ट्रा। तो यही चीज ये शो कर रहा है कि हमें जो है हर बारी एक गुड से दूसरे गुड के प्रोडक्शन पे जाने के लिए
हमारा सैक्रिफाइस रेट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इसको कह सकते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मेन ये जो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है एक गुड से दूसरे गुड पे जाने पे। और ये जो हमारा डिफरेंस है 100 to 90, 90 to 70, 70 to 40, ये हमारा होता है मार्जिनल। यानी कि मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे जो चेंज है 100 से 90, 0 से 1, 1 का इंक्रीज और 10 का डिक्रीज, 90 to 70, 1 to 2, यहाँ पे 20 का डिक्रीज, फिर 30 का डिक्रीज, फिर 40 का डिक्रीज। तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको हम आगे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अभी आप बस इतना समझिए कि हमारा सैक्रिफाइस रेट बढ़ता जा रहा है और ये जो हमारा चेंज है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ती ही जा रही है। पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो दैट्स द चेंज। तो भी आप इतना ही मानिए कि सैक्रिफाइस रेट हमारा बढ़ता जा रहा है। जब हम डिटेल में आगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक समझेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझेंगे, तो आप और डिटेल में इसको जाओगे। तो अभी आप यही समझ सकते हैं कि ये यही लॉ शो करता है कि हमारा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। सो यू कैन से इट ओबेज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ पे यही फॉर्मूला होता है, दैट्स द चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, और यू कैन से सैक्रिफाइस ऑफ y फॉर गेन ऑफ x। कितना हमें गेन हो रहा है, यानी कि यहाँ देखो 1 का गेन हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 10 का। चेंज इन y जो लॉस है और यहाँ पे ये गेन है, कितना हमें गेन हो रहा है। तो पहले का हमारा फॉर्मूला क्या बना, 10/1। जब यहां से यहां पे गए a to b पे, b to c पे जाने पे 20/1, फिर c to d पे जाने पे 30/1 और d to e पे जाने पे 40/1। तो एज यू कैन से ये इंक्रीज हो रहा है। 10/1 इज इक्वल टू 10, 20/1 इज इक्वल टू 20, 30/1 इज इक्वल टू 30 एंड 40/1 इज इक्वल टू 40। सो दैट्स द पॉइंट। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये टॉपिक रोटेशन एंड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। ये हमारा देखिए फॉर एग्जांपल पीपीसी है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। ये हमारा गुड y का पॉइंट है और ये हमारे गुड x का पॉइंट है। अब पीपीसी में शिफ्ट होना, रोटेट होने का मतलब क्या हुआ। पहले तो इसके दो कारण हो सकते हैं, चेंज इन रिसोर्सेज और दूसरा है चेंज इन टेक्नोलॉजी। पहला टॉपिक हम देखते हैं चेंज इन रिसोर्सेज। अभी मैंने कहा था रिसोर्सेज जो है हमारे लिमिटेड है, जितने हैं उतने ही है। फॉर एग्जांपल समझो अचानक से हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। हमारा ये पॉइंट है ए बी, पहले तो हम इतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे, लेकिन अब हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ गए। तो अब हम पहले समझ लो ए का इतना ही टोटल प्रोड्यूस कर पा रहे थे वाई गुड का ए पॉइंट तक, लेकिन अब हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए तो हम वाई भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले इतना कर पा रहे थे, अब इतना कर पा रहे हैं और ऊपर। और बी भी पहले ए गुड एक्स भी पहले बी तक प्रोड्यूस कर पा रहे थे यहां तक, लेकिन अब हम और ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, समझ लो यहां तक। तो ये हमारा पीपीसी हो गया शिफ्ट। हमारे रिसोर्सेज क्योंकि इंक्रीज हो गए, तो हम पहले इतना प्रोड्यूस कर पा रहे थे, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट थी। अब हम A1 B1 तक पहुंच गए, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। जैसे मैंने आपको अटेनेबल अनअटेनेबल में समझाया था, पहले ये A1 B1 अटेनेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज उतने नहीं थे। अब रिसोर्सेज बढ़ गए तो हम इस पॉइंट को भी अटेन कर सकते हैं और आगे बढ़ चुके हैं। यही समझो पहले हम ए बी पे थे, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गई, कोई दिक्कत आ गई, हमारे रिसोर्सेज खराब हो गए या कुछ भी हुआ, तो अब हम पहले इतना प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो हम पीछे आ गए। हम आ गए A2 B2 पे। पहले हमारी मैक्सिमम लिमिट इतनी थी, अब हमारी मैक्सिमम लिमिट हो गई इतनी। तो ये तो था चेंज इन रिसोर्सेज। अगर दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। बाय द वे इसे कहेंगे क्या, ये जो मूवमेंट हो रही है
इस पीपीसी से इस पीपीसी पे, इसे कहेंगे हम शिफ्ट, क्योंकि यहाँ दोनों गुड्स बढ़ रहे हैं तो हमारे पीपीसी आगे बढ़ रहा है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 3 पॉइंट है। हमारी टेक्नोलॉजी, पहले समझो जैसे मैंने बताया था हम हैंडलूम्स यूज कर रहे हैं क्लॉथ बनाने के लिए, अब हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई तो हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बढ़िया टेक्निक्स है, कम मेहनत में हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। हैंडलूम्स 100 हैंडलूम्स चाहिए एक क्लॉथ बना 100 क्लॉथ बनाने के लिए, अब एक मशीन चाहिए सिर्फ 100 क्लॉथ बनाने के लिए, टाइम भी हमारा कम लग रहा है, पैसे भी कम लग रहे हैं, तो देखो हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ऐसा ही तो एफिशिएंसी आ गई टेक्निक में। 3 चीजें हो सकती है, या तो खाली गुड एक्स की टेक्निक इंक्रीज हो, जैसे क्लॉथ मैंने बताया था एक गुड है, उसके हैंडलूम से मशीन आ गई, या फिर वीट, पहले हम जो है हल यूज करते थे वीट उगाने के लिए, जमीन को खोदने के लिए, अब बड़े बड़े ट्रैक्टर्स आ गए और भी तगड़ी तगड़ी मशीन्स आ गई है, तो गुड वाई की टेक्निक भी इंक्रीज हो गई। या तो हो सकता है खाली गुड एक्स इंक्रीज हो, उसकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो, या फिर गुड वाई की हो, या दोनों की हो। पहले हम लगा के चलते हैं दोनों की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो हम दोनों की प्रोडक्शन ज्यादा कर पा रहे हैं। तो पहले हम ए बी पे थे, दोनों की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तो दोनों की मैक्सिमम लिमिट इंक्रीज हो गई, तो हम A1 B1 पे आ गए। लेकिन अब सोचो कि खाली जो है एक गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई हो, अभी तो दोनों की इंक्रीज हुई है, इसलिए हम ए से A1 पे पहुंचे, बी से B1 पे पहुंचे और इन दोनों को ज्वाइन करके नया पीपीसी बना। लेकिन अब देखिए अगर खाली गुड एक्स की इंक्रीज हुई है, गुड वाई ए का ए ही रहेगा क्योंकि उसकी टेक्निक में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, खाली गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है तो हम खाली गुड एक्स बढ़ा पा रहे हैं, तो हमारा पीपीसी बनेगा यू A B1 ना कि A1 B1। ओके, तो इसको हम कहेंगे रोटेशन। पहले जब दोनों का इंक्रीज हुआ तो वो था शिफ्ट, यहां पे देखो ये खाली रोटेट हो रहा है, पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो रहा। रही बात अगर इसकी बजाय खाली गुड वाई का इंक्रीज हुआ, गुड वाई का टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई हो, हम खाली ए से A1 पे जा पा रहे हो लेकिन गुड एक्स की इंक्रीज नहीं हुई, इसलिए गुड एक्स बी पे ही है पहले से, तो यहाँ पे ये रोटेट होके ऐसा शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि गुड एक्स तो पहले से बी पे ही है लेकिन गुड वाई ए से A1 पे पहुंच गया, तो ये भी हुआ रोटेशन। तो दैट्स द पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड शिफ्ट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज पीपीसी इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम। हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, तो पीपीसी इनको कैसे इलस्ट्रेट कर सकता है, दिखा सकता है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या गुड प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हम सारे गुड्स जो है वाई गुड प्रोड्यूस करेंगे तो हम ए पॉइंट पे होंगे, सारे एक्स गुड प्रोड्यूस करेंगे तो डी पॉइंट पे होंगे, जैसा हमने पीपीसी में बताया था। तो हमें जो है कौन सा गुड कितना प्रोड्यूस करना चाहिए वो यहाँ पे शो करेगा, ए बी सी या फिर पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे जो है हमें बता सकते हैं हमें क्या गुड प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, अब कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। अगर हम कोई ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हैं जिससे हम कोई भी पॉइंट पीपीसी के अंदर है, जैसे ई पॉइंट पीपीसी के अंदर है, यानी कि हमारे रिसोर्सेज जो है पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहे, उनका फुली और एफिशिएंट यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो हमें कोई ऐसी टेक्निक यूज करनी चाहिए जिनसे हम जो है अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज कर सके। जैसे समझो कि ई पॉइंट पे है, यहाँ पे हमने जो है गुड वाई की टेक्नोलॉजी बढ़ा दी तो हम ए पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, एक्स तो उतना ही प्रोड्यूस होगा, वाई ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा। या फिर अगर हम खाली एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ाएं तो हम ई पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ी है और वाई उतना का उतना ही है जितना यहाँ पे था सी। यही चीज जैसे मैंने आपको पहले बताया था रोटेशन, अब अगर दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़े, शिफ्ट एंड रोटेशन में जैसे समझाया था, दैट्स द पॉइंट। और अगर दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़े तो हम बी पे भी पहुंच सकते हैं ई से, क्योंकि अब देखो दोनों की प्रोडक्शन बढ़ रही है, खाली ई पे था, ई से यहाँ पे पहुंचे और यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बी पॉइंट पे आ गए हम। दोनों की टेक्नोलॉजी, क्योंकि दोनों की प्रोडक्शन बढ़ रही है, दोनों में रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तीसरा पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें बाद में चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए अगर हम इस डी पॉइंट पे है, अंदर के पॉइंट पे, तो रिसोर्सेज जो है पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहे, क्योंकि जब हम पीपीसी के ऊपर पॉइंट जैसे ए बी सी ई कोई भी पॉइंट है उन पे अगर हम रहेंगे
तो रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम पीपीसी के अंदर किसी पॉइंट पे रहेंगे तो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहे रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने शिफ्ट में बताया था, रिसोर्सेज की ग्रोथ हो, इंक्रीज हो रिसोर्सेज में, तो हम ए बी से शिफ्ट होके A1 पर जा सकते हैं, पीपीसी आगे शिफ्ट हो सकता है अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे। पांचवा थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। समझिए, हम अभी ए बी पीपीसी पे हैं। इफ अ कंट्री फोकस ऑन ग्रोथ विदाउट इक्वालिटी, इट विल मूव फ्रॉम ए बी टू A1 B1। पीपीसी हमें प्रोडक्शन शो करता है ना, मैक्सिमम प्रोडक्शन। अगर हमारी प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी, जैसे मैंने आपको बताया था जीडीपी कैसे, जीडीपी में क्या शो होता है, हम मैक्सिमम, हम कितनी प्रोडक्शन करें उससे हमारे पास कितनी इनकम आ रही है, जो हम प्रोड्यूस करके बेचेंगे उसी से हमें इनकम आएगी। तो ए बी पे हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन की, अब हमने जितनी प्रोडक्शन की है उतनी हमारी इनकम आ रही है। अगर जो है ऐसे गुड्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोकस ऑन ग्रोथ विदाउट इक्वालिटी, हम सोशल वेलफेयर पे नहीं जा रहे, खाली अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, खाली इनकम भी बढ़ाना चाहते हैं, इट विल मूव फ्रॉम A1 AB टू A1 B1। क्योंकि हम ज्यादा महंगे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ेगी, तो हमारा AB से जो है A1 B1 पे हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम, हमारे पास अब बहुत ज्यादा इनकम आ रही है, बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं, उससे हम और ज्यादा रिसोर्सेज खरीद सकते हैं और प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ सकती है। दैट्स द मेन पॉइंट अबाउट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जितना हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट आएगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा उतना ज्यादा हमारे पास इनकम आएगी, उतना ज्यादा हम उस इनकम से और रिसोर्सेज खरीद के प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हम समझ लो एक तरीके से रिसोर्सेज हमारे बढ़ गए, पैसा बढ़ गया, तो ए बी से A1 B1 पे जा सकते हैं। क्योंकि हम सोशल वेलफेयर पे नहीं जा रहे, हम गुड्स जो है रिच के लिए ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बट इट विल रिजल्ट इन सोशल इनजस्टिस। क्योंकि हम सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं दे रहे, तो सोशल इनजस्टिस हो जाएगी इकोनॉमी में। पीपीसी A1 B1 इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ प्रोपोर्शनल आउटपुट व्हेन सेविंग इन्वेस्टमेंट आर हाई एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन फेवर ऑफ रिच एट AB इन फेवर ऑफ पुअर। अगर हम ऊपर वाले पीपीसी पे है A1 B1 पे, तो हम जो है सोशल इनजस्टिस क्यों होगी, क्योंकि जो है सारा रिच के पास पैसा जा रहा है, रिच के लिए गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, महंगा गुड प्रोड्यूस हो रहा है, पुअर लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे, रिच की इनकम बढ़ेगी, जैसे ही उनकी इनकम बढ़ेगी वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो रिच के फेवर में ज्यादा रहेगा, तो सोशल इनजस्टिस होगी। यही अगर हम नीचे वाले पे जाएंगे, नीचे वाले पे क्यों रहेंगे, क्योंकि अब हम सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सस्ता सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर इनइक्वालिटी जो है कम हो जाएगी, सोशल वेलफेयर बढ़ेगा, इक्वालिटी आएगी मार्केट में। तो इसका मतलब हम नीचे वाले पे है, A1 B1 से AB पे है। क्यों? क्योंकि अब हम सस्ता गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, इनकम जो है पुअर के पास भी जाएगी। अब जो है रिच लोगों के पास इनकम नहीं जा रही, इकोनॉमी में इनकम कम हो रही है, तो हम नीचे वाले पे प्रोडक्शन कम हो पाएगी, क्योंकि अब हम रिसोर्सेज ज्यादा नहीं ले पा रहे, तो हम AB पे रहेंगे, नीचे वाले पे रहेंगे। तो इट विल हैपन इफ इनकम इज मोर इन फेवर ऑफ रिच देन पुअर कॉजिंग मोर इनइक्वालिटी। यही चीज बोल रहा है कि अगर हम AB से A1 B1 पे जाना चाहते हैं तो उसका ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिच के फेवर में ज्यादा इनकम जा रही है, और जो है इससे जो है मार्केट में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। गाइस, और फाइनल टॉपिक्स विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे हमने OPPC का एग्जांपल देखा था, उसमें मैंने कहा था आप कभी थोड़ा इसको सैक्रिफाइस रेट को समझिए, आपको और डिटेल में थोड़ा समझाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। तो पहले तो देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि जो सबसे अच्छा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, पहले ऑल्टरनेटिव जो हमने पसंद किया उसके बाद, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए। यहाँ पे दो गुड्स है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ यूज वन इज ₹1000 एंड यूज टू इज ₹2000। एक को हम अगर हम पहला वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ₹1000 का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा वाला यूज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें 2000 का हो रहा है। हम लोग क्या चूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम यूज टू को यूज करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उससे हमें ₹2000 मिल रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें यूज वन तो छोड़ना पड़ रहा है ना। यूज टू में हमें मानता हूं 2000 का फायदा हो रहा है, लेकिन इससे अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? यूज वन। क्योंकि अगर यूज टू ना होता तो मैं यूज वन की तरफ ही जाता ₹1000 के लिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जो हमें फोरगोन करनी पड़ रही है? यूज वन को हमें छोड़ना पड़ रहा है यूज वन को लेने चाहिए, तो यही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, इसी एग्जांपल को समझ लो। एक और यूज 3 भी आ गया जिसकी वैल्यू जो है ₹500 है।
फिर भी हम यूज 1 ही सिलेक्ट करेंगे, आई मीन यूज 2 ही सिलेक्ट करेंगे जिसका 2000 रुपए है। लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगा, यूज 1 या यूज 3? अभी भी यूज 1 ही रहेगा, क्योंकि इस अगर यूज 2 ना होता तो हम यूज 1 की तरफ ही जाते, क्योंकि उसकी वैल्यू यूज 3 से ज्यादा है। अभी भी 1000 रुपए सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, सेकंड सबसे बढ़िया है। कि अगर समझो एक और यूज आ जाता है यूज 4, उसकी वैल्यू है 1500, तब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी? अभी भी हम सिलेक्ट तो यूज 2 ही करेंगे जो 2000 रुपए है, लेकिन सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, दूसरा सबसे अच्छा कौन सा है? यूज 1 तो नहीं रहेगा, यूज 1 क्योंकि 1000 रुपए का, लेकिन यूज 4 1500 का है। तो अब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा यूज 4। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने जो पहले एग्जांपल देखा था उसी से ही मैंने जो आपको बताया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फॉर्मूला क्या है, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ यूज 1 आउटपुट ऑफ y अपॉन में गेन ऑफ आउटपुट ऑफ x। इसी एग्जांपल से हमने सॉल्व किया हुआ है, जैसे 10/90, इधर से चेंज जो है 10 से 90 का। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने इधर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली, यहां निकाली, यहां निकाली, यहां क्यों नहीं निकाली? इस वाले पॉइंट पे क्यों नहीं निकाली? एनी आइडिया? मार्जिनल का मैंने आपको मतलब क्या बताया, चेंज। ये ट्राइंगल क्या शो कर रहा है, चेंज। ये पहला पॉइंट है 0,100। हम यहां से यहां पे गए, लेकिन इससे पहले कुछ है? आगे को जाएंगे तो चेंज होगा, पीछे को हम जा पा रहे हैं क्या? क्योंकि यही स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट पे कभी भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं निकलता, क्योंकि मार्जिनल शो करता है चेंज। तो यहाँ पे चेंज हो ही नहीं सकता पहले पॉइंट पे, तो यहां से यहाँ पे जा रहे हैं 10 से 90 पे, 10 का चेंज, 0 से 1, 1 का चेंज, 10 का लॉस, 1 का गेन, 10, 20 का लॉस, 1 का गेन, यहाँ से यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। दैट्स द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो गाइस हमने ये तो देखा था पहले जब हम पीपीसी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है। अभी हमने समझ लिया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? पीपीसी कनकेव क्यों बनता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों होती है? सी एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज। इट हैपेंस बिकॉज एज रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम opportunity 1 to opportunity 2, their existing specialized use is disturbed. When the specialized use of resources is disturbed, their productivity is also decreased. अब ये बोल रहा है कि समझो, पहली बात तो रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ मनी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज। हम मनी से रिसोर्सेज खरीदते तो है, लेकिन क्या रिसोर्सेज खरीदते हैं? एग्जांपल लेते हैं लेबर का, लेबर हमें बाय करनी पड़ती है। अब लेबर में खाली यही नहीं होता, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम कर रहे होते हैं, सामान वगैरह उठा रहे होते हैं, पेड़ वगैरह काट रहे होते हैं, पत्थर वगैरह तोड़, नॉट। लेबर में हम यहाँ सबकी बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं, कोई पढ़ा लिखा बंदा भी है, उसके भी अपने काम होते हैं। अगर हम जो है किसी एक चीज में हम प्रोडक्शन में उसको लगा रखा है, वो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो उस चीज में स्पेशलाइज्ड होगा तभी ना। अब मैं जो हूं आपको इकोनॉमिक्स की टीचिंग दे रहा हूं, अगर आप मेरे को कहोगे मैथमेटिक्स की टीचिंग करनी है, अपॉर्चुनिटी 1 है मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाना, अपॉर्चुनिटी 2 है मेरा मैथ्स पढ़ाना, किसमें मैं ज्यादा अच्छा हूँगा? ऑब्वियस ही 1 है, ऑब्वियस ही बात है ना, इकोनॉमिक्स में ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने मास्टर्स की है इकोनॉमिक्स में। तो ये यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि इसका मतलब यही हुआ कि अपॉर्चुनिटी 1 से अपॉर्चुनिटी 2 में, अपॉर्चुनिटी 1 में मैं स्पेशलाइज हूँ, इकोनॉमिक्स में मैं स्पेशलाइज हूँ, अगर मुझे निकाल के मैथमेटिक्स में डालेंगे तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम होगी ना। मैं जितना अच्छा इकोनॉमिक्स में पढ़ा पा रहा हूँ उतना अच्छा उसमें नहीं पढ़ा पाऊंगा। ऐसे ही कोई लेबर अगर किसी क्लॉथ की प्रोडक्शन कर रहा है, उसे आप जो है वीट की प्रोडक्शन में डाल दो, क्लॉथ में तो वो ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर पाता था, वो उसमें जो है प्रोडक्टिविटी उसकी हाई होगी, क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज था। अब उसको आप उठा के वीट में डाल रहे हो, चलो मैं मानता हूँ थोड़ा टाइम उसको ट्रेनिंग देने में लगेगा, लेकिन वो क्या इतना अच्छा कर पाएगा? मेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा मैथ सीखने में, लेकिन मैं क्या इतना अच्छा पढ़ा पाऊंगा? जितनी मैंने अच्छी मास्टर्स की हुई है इकोनॉमिक्स में, जितनी अच्छी मेरी रैंकिंग है इकोनॉमिक्स में, उतना अच्छा मैं मैथ्स में कैसे हो पाऊंगा? तो यही चीज ये शो करता है कि जैसे हम रिसोर्सेज को
अपॉर्चुनिटी वन जिनमें उनकी स्पेशलाइजेशन हो रखी है उनसे निकाल के दूसरे में डाल रहे हैं। वीट जो अच्छा प्रोड्यूस करता है उससे हम निकाल के उन्हें क्लॉथ की प्रोडक्शन में डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा और डालते जाएंगे उनकी प्रोडक्टिविटी और डिक्रीज होती जाएगी। यही मेन रीजन है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती जा रही है। दैट्स द मेन रीजन एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक। इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा मैं भी और वीडियोस बनाने में खुशी मनाऊंगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर एज मच, ताकि और अच्छे से लाइक्स मिल सके मुझे। थैंक यू वेरी मच।